हेलो एवरीवन। आज नवंबर 27 का देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट हेडलाइन बना है इंडियन एक्सप्रेस का। एक पीआईएल डाला था कोई ईवीएम को लेके कि ईवीएम को हटा के बैलेट बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराओ फिर से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल के रिजेक्ट किया, यही बोला कि जब भी तुम हार जाते हो तो फिर तुम कहते हो कि ईवीएम खराब है, और जहाँ जब जीतते हो तो तब तुम चुप रहते हो। जो भी पीआईएल डाला था उसको रिप्लाई दिया है। और फिर ये भी बोला कि जो अपोजिशन जो भी थे वो पिटिशनर था, वो बोला कि सिर्फ इंडिया ही मैंने है ऐसा डेमोक्रेसी जो ईवीएम पे ज्यादा कुछ ये कर रिलाई कर रहा है, बाकी सब जो डेमोक्रेसी है वो लोग अभी भी बैलेट पेपर पे डिपेंड कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट रिप्लाई में बोला कि वाई शुडंट इंडिया बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को बाकी वर्ल्ड से अलग होने में क्या दिक्कत है ना। तो ये बस अभी है ईवीएम का एक खेल। ये आता है, ये तुम्हारे इलेक्शन रिफॉर्म में, इलेक्शन रिफॉर्म का जो टॉपिक है, ठीक है, मेंस का, वहाँ पे ये मैंने इम्पोर्टेंट है। ये लाइक एक रिफॉर्म में ईवीएम भी अकाउंट आता है। और क्या चल रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर को अपहेल्ड किया है, जहाँ पे वो बोला कि कन्वर्जन ओनली फॉर रिजर्वेशन विदाउट एक्चुअल बिलीफ इज ए फ्रॉड। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला वो मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि तुम सिर्फ इसलिए कन्वर्जन करा रहे हो विदाउट बिलीफ, विदाउट किसी मैंने बिलीफ का। ठीक है, अगर तुम्हें रिजर्वेशन चाहिए उसकी वजह से तुम कन्वर्ट हो रहे हो तो फिर ये है तुम्हारा। क्रिश्चियन वुमेन क्या की, क्लेम टू बी हिंदू वाइल सीकिंग द सर्टिफिकेट ऑफ एन अपर डिवीजन। वो कुछ कोई सर्टिफिकेट फॉर्म जमा की जब कोई अपर डिवीजन क्लर्क का जॉब के लिए, वो तो उसी के लिए बोला कि तुम क्या कर रहे हो यार, तुम बस खाली धर्म माने धर्म एक्सचेंज कर रहे हो, बाकी तुम जो रिजर्वेशन के लिए तुम बता रहे हो कि तुम ये हो वो हो, ये चीज गलत है। और क्या है, और देखते हैं। हाँ, ये एक दिन एडिटोरियल जब डिस्कस कर रहे थे वहां पे बताया था कि जब भी जुडिशरी का बात होगा, ठीक है, जुडिशरी का जब भी बात होगा तो वहाँ पे जो आता है कि जुडिशरी को कैसे ये कर। जस्टिस संजीव खन्ना का एक रिकमेंडेशन था, वो कह रहे थे कि जुडिशरी का जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ग्रेडिंग सिस्टम से ये करा देना चाहिए। बस इतना ही याद रखना। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब कि जो अच्छा कर रहा है उसको एक कैटेगरी में डाल दो, हायर कैटेगरी में, उसके बाद मिडिल कैटेगरी में, उसके बाद लोअर कैटेगरी में। तो ग्रेडिंग क्या होगा, ग्रेडिंग होने की वजह से क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस रहेगा वो ज्यादा फोकस करेगा तुम्हारा, कि मुझे मैंने इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जंप करना है, इस कैटेगरी से तो वही कह रहे हैं कि ग्रेडिंग कर देने से क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। कल था कॉन्स्टिट्यूशन डे, उसी के ऊपर हर कोई भाषण दिया है, उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी भाषण दी है कि ऐसा था वैसा था ये करके। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है 26 नवंबर, वो प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रियम्बल में वो चीज़ मेंशन है। ठीक है, प्रियम्बल में 26 नवंबर 2000, सॉरी 1949 मेंशन है। 1950, 1949। और देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने उड़ीसा के जो स्टेट असेंबली है वहाँ पे एक प्रियम्बल डिस्प्ले किया गया जिसमें ये दो कीवर्ड ही नहीं था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है, और तो इसलिए थोड़ा बवाल होने लग गया कि क्या तुम लोग कर रहे हो, प्रियम्बल में सोशलिस्ट एंड सेकुलर कब का ऐड हो चुका है, 1976 में ही, एंड आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर तुम लोग क्यों, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी गवर्नमेंट का एक ये है कि वो सोशलिस्ट और सेकुलर ये आइडिया को प्रियम्बल में पसंद नहीं करता है। 2017 में भी एक बार ऐसा डिबेट चला था कि सोशलिस्ट और सेकुलर सही है कि नहीं, मैंने प्रियम्बल में इसको हटा देना चाहिए या रखना चाहिए। ये वो तब जजमेंट क्या आया था कि नहीं, बाय डिफॉल्ट इंडिया सोशलिस्ट और सेकुलर है। और दो अगर वो मेंशन नहीं भी होता है प्रियम्बल में, फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशलिस्ट और सेकुलर आइडियाज को प्रमोट करता है। ठीक है, का ये में हुआ है हाउस में, स्टेट असेंबली में, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ हेडलाइन ये कर दिया है। एक्सपेक्ट करना कि अगली बार जब पूछेगा तो तुमको इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा, मेंस में, सोशलिस्ट और सेकुलर, क्योंकि अनलेस से अनटिल कि तुम ये कीवर्ड अच्छे से जानते हो तो तुम एक्सप्लेन कर लोगे 2 ढाई पेज या 3 पेज, जो भी 20 मार्क्स में या 15 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, सोशलिस्ट और सेकुलर मैंने एज आइडिया क्या है उस पर तुम्हारा डिस्कस करके पूछ लेगा मेंस में। अब देखो, अभी तक चौथी पांचवी वाली डिजिटल रेस्ट कीवर्ड हम देख चुके हैं। वही है, एक नए तरीके का, मैंने
अरे ये है फ्रॉड है, जहाँ पे फ्रॉड जो फ्रॉड करते रहता है वो लॉ इन्फोर्समेंट या किसी किसी टाइप का ऑफिशियल्स बन के लोगों को एंगेज रखता है अपने वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल में, और कहता है कि ये फलाना आपका ये हो गया है, दिक्कत है, आपका नंबर, आपका बेटा या आपका मोबाइल नंबर इलीगली पाया गया है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। इस टाइप के अरेस्ट को डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा ऑफिशियल अरेस्ट नहीं है, कोई ऑफिसर आके अरेस्ट नहीं करेगा तुमको डिजिटली। ये ऐसा दिखाता है, ये लोग जो फ्रॉडस्टर होता है ना, वो लोग बोलता है कि तुम इलीगली तुम्हारा नंबर, तुम्हारा आधार कार्ड यूज हो रहा है, अब तुम केस बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा करके एंगेज रखता है, और बहाने से पैसा ठगते रहता है। बोलेगा पहले इसको इतना इतना 1000 रुपया भेज दो, ठीक है, फिर तुम्हारा केस को हम लोग क्लोज कर देंगे। इस टाइप में कोई साइक्लोन आने वाला है, तमिलनाडु में हिट करेगा, बे ऑफ बंगाल में, एक उड़ीसा में अभी हाल ही में 25 या 26 को हिट किया था, उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। नाम क्या था, अगर तुमको पता है तो कमेंट में बताना। और क्या है। हाँ, अब देखो, ये मैं यहाँ बता देता, लेकिन वही है कि अब यूरेनस और नेपच्यून का वाटर के बारे में बात हो रहा है, उतना हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसको इसलिए मैंने नहीं डिस्कस किया यहाँ पे कि किस लिए ऐसा हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसका बेसिक्स अगर ये हुआ तो पूछ लेगा कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, एक्सचेंज मैग्नेटिक फील्ड, अभी इतना मैंने इसको मोनेटरी देंगे, इसको देना होगा बुकलेट से जब उठाएंगे ना, तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे इसको। अभी COP 29 कंक्लूड हुआ, COP 29 लास्ट फ्राइडे को कंक्लूड हुआ। अब उसी पे ये पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। अगर तुम क्लास का इसका रिवीजन क्लास किए होगा एनवायरनमेंट का, तो एक मैं ओवरऑल आइडिया दिया था मैं तुमको, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का। और अगर तुम स्टार्टिंग से अगर तुम देख भी रहे होगे वीडियो, जो करंट अफेयर चल रहा है अपना, ये वाला वीडियो यूट्यूब पे जो अपलोड हो रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली में जो चीज़ यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो हर चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे डेवलप्ड कंट्री 300 बिलियन दे के चुपचाप निकल गया, जबकि रिक्वायरमेंट था 1.3 ट्रिलियन का। ठीक। और और जो ये लाइन को भी मैं अंडरलाइन करवाया था कहीं पे किसी दिन पे, कि हम लोग को अभी जरूरत क्या है, कि साइंस जो कहता है वो कह रहा है कि वर्ल्ड को अभी कट करना है 43% इमिशन बाय 2030। और हम लोग अभी कहाँ पे हैं, हम लोग अभी नॉट इवन 2% हम लोग मैंने ये रीच किए, मैंने पहुंचे रहेंगे 2030 तक। समझ रहे हो, 43% हम लोग को कट करना है एमिशन 2030 तक, बाय 2019 लेवल का। लेकिन हम लोग 2030 तक 2% भी पहुंचे नहीं रहेंगे। तो ये इसका आयरनी है कि इतना बड़ा डिबेट, इतना सब कुछ चलते रहता है कि क्लाइमेट चेंज बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन साइंटिफिकली हम लोग आसपास भी नहीं है टारगेट के। ठीक है, ये कहीं पे एक दिन और आया था एडिटोरियल में यही फैक्ट, तो हम लोग मेंशन किए थे वहां पे। अह, जो मेन ये जो ग्रुपिंग होता है UNFCCC का, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वहाँ पे जो 40 कंट्रीज हैं, यूएस जैसे यूरोपियन, यूरोप वाले, USA, ये लोग क्या है ना, ये लोग डोमिनेटिंग इन द सेंस कि ये लोग डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आर द मेन कल्प्रिट फॉर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। जो 40 मेंबर हैं UNFCCC के, मोस्टली 40, और भी हो सकते हैं कोई कोई, लेकिन 40 ये लमसम अप्रोक्स बता रहा है ये कि इतने मेंबर हैं जो मेन कारण है क्लाइमेट चेंज का, जो क्यूमुलेटिव इमिशंस के जो कारण है, कि जो ओवरऑल अभी तक आज तक पिछले 150 साल में जो लोग इमिशंस रिलीज किए हैं, वो ये 40 कंट्रीज हैं। और यही 40 कंट्रीज कोशिश करते हैं हमेशा डोमिनेट करने का, है ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वेर फिक्स्ड लार्जली ऑन द पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है इस यहाँ पे UNFCCC में, वो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे ये है। देखो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन, कि UNFCCC या फिर कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह का जो सिटी मीटिंग हो रहा है, उसका इंटर ये पे क्या मैंने एक्चुअल में कुछ काम कर रहा है, वर्केबल है या नहीं है, UNFCCC का ही कॉप का ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से COP 29 एंड हुआ है ना, बहुत खराब मैसेज गया है ये, कि मैंने जो जरूरत था उससे बहुत आसपास भी नहीं दिया पैसा वो लोग, है ना। तो इसके ऊपर एक्सपेक्ट करना UNFCCC का, COP 29 पे क्वेश्चन बनने का एक्सपेक्टेशन करना है कि क्या ये कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है एक्चुअली वर्केबल है कि नहीं है, कि क्या क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्रिटिसाइज या डिस्कस कुछ भी करना, तो तुमको अच्छा चीज कुछ बताना होगा कि नहीं अभी तक अच्छा चीज में ये चीज किया है, फिर वो एक साइड में खराब चीज बताना होगा कि नहीं फिर भी मैंने अच्छा चीज होने के बावजूद भी जो मेन कारण है वो तो उसको भी छू ही नहीं पाया है। फॉर एग्जाम्पल कि ये सब देख लो, ये यही सब डाटा डालना वहाँ पे, अच्छा चीज में बताना। क्योटो प्रोटोकॉल में दो मैंने क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, बहुत अच्छा था, उसमें बाइंडिंग किया गया कि आपको ये चीज करना है 2008 से 2012 तक, फिर 2012 से 2020 तक ये चीज करना है।
ठीक है। लेकिन आप लोग मैंने उसमें भी मैंने क्या किया, वो लोग कि जो कंट्री थे अच्छे जिनको करना कर रहे थे तो अच्छे किए थे जो लोग, 4 साल बाद वो लोग भी अपने आप को बाहर कर लिया। यूएसए जैसे बड़ा कंट्री अपने आज तक कभी रेटिफाई ही नहीं किया है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट अभी तक रेटिफाई ही नहीं किया है उसको, सिर्फ साइन करके छोड़ दिया है। और उसका यूएसए में अभी तक रेटिफाई ही नहीं किया है पेरिस एग्रीमेंट। तो यही चीज मैंने दिखाना बताना कि ऐसा से ऐसा हो रहा है। और इक्विटी फेयरनेस का बात होता है यूएनएफसीसी में। यूएनएफसीसी में इक्विटी और फेयरनेस का बात होता है, आर रेयरली मेन ड्राइवर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये एक मैंने ऐसा पॉइंट है कि जहाँ कहीं पे भी इक्विटी और फेयरनेस का बात आएगा, वो इंटरनेशनल रिलेशन में देखोगे तुम, दूर दूर तक कोई ग्रुप, कोई ऐसा बहुत रेयर ग्रुप ही नहीं मिलेगा। यूएनएफसीसी है इस बेसिस पे, इक्विटी एंड फेयरनेस का बात करता है यूएनएफसीसी। इसलिए भी जो कोई भी इक्विटी एंड फेयरनेस का बात करेगा ना, वहां पे देखना डेवलप्ड कंट्रीज भागेंगे वहां से। क्यों? क्योंकि ये लोग सारा फसाद का जरिए रहते हैं ये लोग। तुम ये देख लो, न्यूक्लियर न्यूक्लियर वाला जो था, न्यूक्लियर वेपन वाला, वहां पे ये लोग खुद P5 जो थे अपने आप को सेव कर लिए। बोले कि अभी तक जितना जो बना लिया है बना लिया है, आज के डेट के बाद से कोई भी अगर जो बनाएगा 1968 के बाद से कोई भी बनाएगा तो उसको हम लोग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, नहीं बनाना है बोल के साइन करवा रहा था सबसे 1968 में। तो इंडिया बोला कि ये कैसा है, P5 जो है वो क्यों नहीं फेंके, वो क्यों अपना नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, और जो नहीं बनाया है वो क्यों अपना बना के डिस्ट्रॉय करेंगे। इंडिया इसको साइन ही नहीं किया। तो इंडिया हमेशा मैंने ये करता है इक्विटी एंड फेयरनेस का, मैंने अपना स्टैंड लेता है, इक्विटी एंड फेयरनेस होना चाहिए कोई भी एग्रीमेंट, कोई प्रोटोकॉल, कोई भी कन्वेंशन में। और यूएनएफसीसी है वैसा कन्वेंशन, इक्विटी एंड फेयरनेस का बात करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है यूएनएफसीसी का ही क्या जो चल रहा है उसी के बारे में बैकग्राउंड में बता रहा है। डिसमेंटलिंग बिगिन, अब कहाँ से डिसमेंटलिंग बिगिन हुआ, कि कहाँ से अपना ट्रैक छोड़ने लगा ये यूएनएफ। जब क्योटो प्रोटोकॉल जब आया 2005 में, तो यूएस उसको साइन ही नहीं किया था। ठीक है, यूएसए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था फाइनलाइज करने में क्योटो प्रोटोकॉल को। 1987 का है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, रेटिफाई वो 2005 में जाके जब रसिया ये किया, हाँ भी भरा, 45 लोग हो गए। उसके बाद जाके क्योटो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। 2008 से वो इंप्लीमेंट होना था 2012 तक। ठीक, फिर 2012 से सेकंड फेज चला 2020 तक। ये तुमको मैंने स्टैटिक वाले पोर्शन में तुमको समझ आया कि ये कैसे क्या चला था, उसमें क्या डिमांड था। लेकिन यूएसए उसको साइन ही नहीं किया, आज तक भी उसको रेटिफाई नहीं किया है। और ना ही, अब तो चलो क्योटो प्रोटोकॉल का तो खत्म हो गया सेशन, 2020 तक लास्ट था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में फिर साइन हुआ। ठीक, लेकिन अभी तक भी वो रेटिफाई नहीं किया है यूएसए, बस साइन करके छोड़ दिया है। तो ओवरऑल यही बता रहा है कि जो टाइम फ्रेम चल रहा है कि कैसे से कैसे क्या हो रहा है, कैसे मैंने, क्यों ग्रुप इतना कमजोर हो रहा है, क्यों इतना ये हो रहा है। अब कुछ काम का यहाँ पे देखते हैं। इमिशन कट्स इनएडिक्वेट, जो भी इमिशन कट कर रहे हैं वो इनएडिक्वेट है। इमिशन कट हैव बीन नोवेयर क्लोज टू व्हाट इज रिक्वायर्ड, बताया ना, 43% इमिशन कट करना है बाय 2030। कि 2019 का लेवल का जो भी मैंने इमिशन कट करना है, 2019 तक जो भी मिशन रिलीज किया उसका 43% कट करना है 2030 तक। और होगा कितना, सिर्फ 2% ही हो पाएगा जिस स्पीड में चल रहा है। तो ये तो हो गया तुम्हारा जो आयरनी है, क्या बोल सकते हो, जो भी पैराडॉक्स बोल दो, कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और क्या है, इफ द वर्ल्ड हैज टू रिड्यूस इट्स इमिशन बाय 43% बाय 2030, इक्विटी एंड फेयरनेस डिमांड मस्ट, जैसे यूएसए है, ठीक है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन है, ये लोग को अपना 80 से 90% रिड्यूस करना होगा। ये लोग कर कितना रहा है, 50% के आसपास रिड्यूस कर रहा है लोग, है ना। और वो भी क्या, 2005 का लेवल का इमिशंस को, 2019 का इमिशंस को ये लोग, और 45% इमिशन के आसपास रिड्यूस कर रहा है 2019 का लेवल का। और करना है लोग को 80 से 90% रिडक्शन है। जो इमिशन है, इमिशन, वो एक्चुअली में इन लोग को करना कितना है, यूएसए और ईयू को 80% के आसपास, ये लोग कर कितना रहा है, 45% के आसपास रिडक्शन कर रहा है। तो किसी भी केस में ये लोग नहीं पहुंच पाएगा टारगेट तक, किसी भी केस में नहीं पहुंच पाएगा, है ना। यही बता रहा है कि कैसे मैंने एक यूएनएफसीसी का जो कॉप है वो वीक होते जा रहा है। डाइल्यूशन ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो पैसा देना था वही वाला बात है, कि पैसा तो सबसे बड़ा मेन चंक है ना, फाइनेंस मेन फोल्ड। लेकिन फ- जो भी मैंने कंट्रीब्यूटर बेस को बढ़ाना था, कंट्रीब्यूटर बेस की पैसा कौन देगा, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज को दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग मेन कल्प्रिट थे। यही लोग 150 साल तक पूरा मैंने रिलीज करते रहे। अब आज अचानक से बोलोगे इंडिया को कि तुम मत रिलीज करो, अब कह रहे हैं कि चाइना अमीर हो चुका है, चाइना को बोलो पैसा देगा। ठीक है, चाइना पिछले 30 साल में या 40 साल में कह लो कि बहुत तेज एमिशन रिलीज किया है। ठीक है, तो चाइना अभी डेवलपिंग कंट्रीज के मजा ले रहा है, तो यूएसए यूरोप कह रहे हैं चाइना को बोलो पैसा देगा बोल के। तो इसीलिए
मैंने बात नहीं बना चाइना विच वाज द टारगेट ऑफ द एक्सपेंशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज था उसका मेन टारगेट था चाइना, कि चाइना भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, लेकिन चाइना अभी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। वो कह रहा है कि मैं पिछले 40 साल से ही खाली रिलीज कर रहा हूँ, तुम तो 150 साल से रिलीज कर रहे हो, इसमें मेरा कहाँ से रोल आ गया। ठीक है, तो क्रक्स में यही है, सिर्फ 300 बिलियन आया है पैसा, आना था 1.3 ट्रिलियन COP29 का क्रक्स में। ठीक, अब ये एक छोटा सा कंक्लूजन है कि क्लाइमेट टॉक्स वुड पॉसिबली कंटिन्यू टू हैव, मैंने जो क्लाइमेट टॉक्स हो रहा है, बातचीत हो रहा है क्लाइमेट के ऊपर, उसका लिमिटेड यूटिलिटी है, बंद बहुत कम का काम कर रहा है वो। लेकिन फिर भी जो मैंने क्लाइमेट चेंज का जो मेन पर्पज है वो डिक्लाइन हो रहा है स्टेडीली, बहुत मैंने नीचे स्तर का होते जा रहा है। अब देखो ये रिकॉलिंग स्टोरीज ऑफ वुमेन हु हेल्प्ड ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग तो कुछ नाम जानते हैं, जैसे कि सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये लोग रिनोन्ड प्रोमिनेंट है ये लोग। लेकिन ये लोग भी थे जो मैंने उतना इंपॉर्टेंट, मैंने न कभी उतना इनके बारे में सुने नहीं हूँ। अब यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, उठा सकता है ये करंट अफेयर का, ये से कि ये कौन थी फलाना, ये मैडम कौन थी, ये कौन थी। ठीक है, अब यहाँ से आएगा तो क्वेश्चन टफ होगा, ये सबका बस का बात नहीं होगा। मैं खुद भी इसको मैंने मेमोराइज करना ये नहीं समझूंगा कि बहुत इसके बारे में, इनके बारे में इतना बेसिक फैक्ट, छोटा छोटा फैक्ट्स लिखा हुआ है, क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, कब क्या कर रहे थे, क्या इनका पार्ट है, किसमें रोल लिए हैं। ये इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि ना मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम ये करना। अगर हाँ, तुम देख लो नाम कि किससे रिलेटेड है ये लोग, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जब हो रहा था उसमें ये कुछ और नाम था जो कभी उतना प्रोमिनेंट, उतना प्रोमिनेंट ये लोग, इनका ज्यादा नाम नहीं है उसमें, है ना। अब एडिटोरियल है कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर, ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। और ये भी ऊपर में भी जो एडिटोरियल देखे, एडिटोरियल तो डिस्कस करेंगे नहीं। इकोनॉमी में भी कुछ खास नहीं है न्यूज आज का। और बच गया क्या वर्ल्ड में, पाकिस्तान का भी अपना सिविल वार टाइप में क्रिएटेड हुआ है। वहाँ के जो पार्टी है इमरान खान का, उसके सपोर्टर्स लोग पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, और वहाँ पे 5-6 सिक्योरिटी गार्ड को मार दिए हैं। वही न्यूज बना है। इसराइल तो अपने एक तरफ से काम किए जा रहा है, वो तो न्यूज डेली का न्यूज हो गया वो। एक रिपोर्ट आया है, अनसेफ होम यूएन रिपोर्ट। तुम कोट कर सकते हो ये रिपोर्ट को, कहाँ पे कोट करोगे, वुमेन के बारे में कुछ लिख रहे हो ना, तो वहां पे कोट कर सकते हो कि इवन अनसेफ होम ऑफ यूएन रिपोर्ट, जो बात कर रहा है यूएन रिपोर्ट अनसेफ होम के बारे में, उसमें क्या कह रहा है कि 140 वुमेन जो है जिनका मर्डर हो जा रहा है, उनके जान पहचान के ही रहते हैं, या उनका जो लाइफ पार्टनर या फिर कीन पार्टनर जो भी रिलेशनशिप में है वही मार रहा है उनको। तो एक ऐसे डाटा फैक्ट दे सकते हो कि कैसे वुमेन, मैंने यूएन अपना रिपोर्ट एक अनसेफ होम में बताया है, 140 वुमेन्स गर्ल्स किल्ड बाय पार्टनर और कीन पर डे इन 2023। पिछले साल इस रेंज में वो लोग मार रहे थे। जो तुम पिछले साल केस भी देख रहे थे, जो फ्रिज में काट के रख दिया, उसका किन ही था, उसका जान पहचान का ही था। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब शो कर रहा है ये। और वुमेन कितना अनसेफ है अपने ही जान परिचित लोग से। और और तो कुछ खास काम का है नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।